जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। बेटी शगुन सिर्फ कैंडिडेट है ऐसा नहीं, ये आतंक को खत्म करने के भाजपा के मजबूत इरादों की जीती जागती तस्वीर है। अब इस देश में सिर्फ 2 जाति बचेगी, 2 जाति ही रहने वाली है। भाई और बहनों, मोदी जी ने देश में से जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया। इन्होंने 4 ही जातियां बना दी। जब केंद्र में भाजपा के समर्थन से अटल जी की सरकार बनी, तब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। वीपी सिंह की सरकार बनी, अटल जी के जनसंघ ने, भाजपा ने समर्थन किया। जम्मू कश्मीर की पहली रैली में ही जोश मोदी जी से कोसों दूर दिखा। मुद्दों के नाम पर मोदी जी शुरू से अंत तक विपक्षजीवी शैली से जूझते रहे। हर पल विपक्ष को कोसते रहे और पल पल यह सवाल उठता रहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से क्या वास्तव में मोदी की भाजपा अलग है? कांग्रेस से नरेंद्र मोदी की पुरानी अदावत है, यह सभी को पता है। यह अभी सभी को पता है कि उमर अब्दुल्ला केंद्र में तो महबूबा मुफ्ती प्रदेश में मोदी की भाजपा के साथ सत्ता सुख साझा कर चुके हैं। बावजूद इस तथ्य के मोदी जी राहुल के साथ साथ अब्दुल्ला और मुफ्ती के खानदान को कश्मीर की बर्बादी के लिए कटघरे में खड़ा कर क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या जनता की समझ इतनी भी नहीं है कि वह यह समझ सके कि जब सत्ता साझा करनी होती है तो अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार में कोई खामी नहीं दिखती, और जब अकेले चुनाव लड़ने की बारी आती है, बारी बारी से दोनों खानदान खलनायक नजर आते हैं। दरअसल रिमोट से कश्मीर को चलाते रहे मोदी बोलें तो क्या बोलें, एलजी मनोज सिन्हा के माध्यम से सरकार उनकी, सत्ता उनकी, उपलब्धियां शून्य। तेवर से मोदी थके दिखे तो भाषण से पुराने भाषण की कतरन में एक शाब्दिक संशोधन मात्र। परिवार की जगह नया शब्द खानदान, 3 खानदान। जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। एक तरफ 3 खानदान है और दूसरी तरफ सपने लेकर के निकल पड़े जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान बेटे बेटियां हैं। ये 3 खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन 3 खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशकों दशक तक बर्बादी देने के जिम्मेदार है। इन 3 खानदानों ने यहां करप्शन को बढ़ावा दिया। इन 3 खानदानों ने यहां जमीन कब्जा करने वाले गिरोहों को बढ़ावा दिया।
छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आप लोगों को तरसाया गया, तड़पाया गया। सरकारी नौकरियों में सिर्फ उन्हीं लोगों को भर्ती किया गया जो इन 3 खानदानों के खास थे। इन 3 खानदानों ने ही यहां अलगाव और आतंक के लिए जरूरी जमीन तैयार की, और इसका फायदा किसने उठाया? देश के दुश्मनों ने। ये लोग आतंकवाद को इसलिए पाल पोस रहे थे ताकि इनकी अरबों खरबों की दुकान चलती रहे। लगता है मोदी जी का भाषण लिखने वाला भी यह भाषण भारी मन से लिखा, वरना महाराष्ट्र में थके हारे और उत्तर प्रदेश में घिसे पिटे परिवारवाद के भाषण में परिवार की जगह खानदान लिखकर अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं कर लेता। उसे पता होगा कि उत्तर प्रदेश में परिवारवाद पर थोड़ी सी चली भी तो इसलिए चली कि वहां अखिलेश की सपा के साथ मोदी की भाजपा ने कभी मंच साझा नहीं किया। इसके उलट कश्मीर में भाजपा सत्ता की मलाई अब्दुल्ला मुफ्ती खानदान के साथ बांट कर खाई। ऐसे में मोदी जी की रैली कोई रंग तो नहीं दिखा सकी, अलबत्ता अटल की सोच और अपने संबंधों पर हानिकारक बहस छेड़ आई। जब बीजेपी को इन फैमिलीज में से किसी की मदद की जरूरत थी तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। अभी मुश्किल से 5-6 साल हो गए। पीडीपी के साथ तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में रिश्ता था, तब उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आई। जब वाजपेयी साहब को मिनिस्टर बनाना था और उनकी नजर मुझ पे पड़ी तब हम में कोई खराबी नहीं थी। आज इलेक्शन के दौरान इनको खराबी नजर आ ही जाती है। आप यकीन माने, कल को अगर बीजेपी के नंबर कम पड़े और पीडीपी ने उनको दोबारा मदद करने का फैसला किया, उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आएगी। ये वक्त की बात है ना, ये सियासी तकरीरें होती हैं और इलेक्शन के बाद इन चीजों को बुलाया जाता है। मोदी जी ने कश्मीर में आतंकवाद के मुद्दे को नए तरीके से छेड़ने की कोशिश जरूर की। इस दुखद मुद्दे पर तमाम तरह की स्ट्राइक का दावा कर चुके मोदी जी ने बताया कि अब वे आतंकवाद से लड़ने के लिए आतंकवाद से पीड़ित लोगों को पार्टी का टिकट दे रहे हैं। यहां मंच पर हमारी बेटी शगुन बैठी है। इनके पिता और चाचा दोनों को आतंकवादियों ने मार डाला था। अब भाजपा ने आतंकवाद पीड़ित इस बिटिया को टिकट दिया है। बेटी शगुन सिर्फ कैंडिडेट है ऐसा नहीं, ये आतंक को खत्म करने के भाजपा के मजबूत इरादों की जीती जागती तस्वीर है। ऐसी राजनीति पर आप चाहें जो सोचें, लेकिन मोदी जी इसे मास्टर स्ट्रोक के रूप में देख रहे हैं। मोदी जी का यह मास्टर स्ट्रोक आतंकवाद पर कितना कारगर होगा यह तो भविष्य की बात है, लेकिन वर्तमान में मोदी को इस आतंकवाद के मुद्दे पर जमकर घेर रहे हैं उमर अब्दुल्ला। डोडा में उन्होंने तकरीर की। 24 घंटे नहीं हुए कि हमारे 2 बहादुर आर्मी के सिपाही जो हैं, जिनमें एक एनसीओ अफसर और एक जवान, दोनों मिलिटेंट के हमले में मारे गए। आज नॉर्थ कश्मीर में एक हमला, एक एनकाउंटर अभी भी चल रहा। वजीर आजम साहब लोगों को गुमराह करने के लिए खानदानों की बात करते हैं। जरा मौजूदा हालात की बात करें। जब 370 यहाँ से हटाया गया, उस वक्त पूरे मुल्क के लोगों को कहा गया था
कि कश्मीर में बंदूक जो है वो 370 की बदौलत है, और 370 को हटाने के बाद इस बंदूक का असर रसूख जो है वो गायब होगा। हटाने के बाद 5 साल हो गए, आज भी एनकाउंटर चल रहे हैं। उमर साहब, मोदी का पुष्पक विमान कश्मीर से उड़ा तो सीधे हरियाणा में जमीन पर आया। कश्मीर में जोश से दूर दिखे प्रधानमंत्री, यहाँ होश से परे दिखे। हरियाणा में आतंकवाद जैसा कुछ है नहीं और परिवारवाद से भाजपा पटी पड़ी है। ऐसे में यहाँ मोदी जी ने आरक्षण को मुद्दा बनाया। मुद्दा क्या बनाया? वोट के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। यहाँ राहुल गांधी से मोदी जी इतने भयभीत दिखे कि सब कुछ दांव पर लगा बैठे, सिद्धांत, विचार और कई साल के संघर्ष तक को। जाति के सवाल पर कांग्रेस और राहुल गांधी को पीछे छोड़ने के चक्कर में मोदी जी खुद को, मोहन भागवत को और अमित शाह सहित पूरी पार्टी को सवाले के घेरे में खड़ा करते चले गए। कैसे? थोड़ी देर में दिखाएंगे। पहले मोदी जी को सुन लेते हैं। साथियों, आज मैं हरियाणा की धरती से एक और विषय उठाना चाहता हूं। भारत में सबसे बड़ा दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी, आदिवासी विरोधी अगर कोई है तो वो कांग्रेस का परिवार है। अभी इन लोगों ने कहा है कि सरकार में आए तो दलितों, पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। पिछड़े दलितों को याद करने वाले मोदी जी अब भूल गए कि उन्होंने खुद देश में एक जाति बताई थी, गरीब। फिर इसमें एक जाति और जोड़ी, संख्या अब 2 हो गई। इस बीच राहुल गांधी ने जात की गणना को मुद्दा बनाया तो मोदी जी ने जातियों की संख्या 4 कर दी। वर्ग को जाति बताने वाले मोदी जी को तब भी पिछड़े और दलित याद नहीं आए। सुनिए। अब इस देश में सिर्फ 2 जाति बचेगी। 2 जाति ही रहने वाली है और देश इन 2 जाति पर ही केंद्रित होने वाला है। ये जाति के नाम पर खेल खेलने वाले लोगों को ये बहुत बड़ा प्रहार इस चुनाव में हुआ है। और 2 जाति है, कौन सी? अब 21वीं सदी में भारत में एक जाति है, गरीब। भारत की एक जाति है गरीब और दूसरी जाति है देश को गरीबी से मुक्त कराने के लिए कुछ न कुछ अपना योगदान देने वालों की। मैंने हमेशा कहा है कि मेरे लिए देश में 4 जातियां सबसे बड़ी है। ये मेरी 4 जातियां हैं, मेरा गरीब, मेरा युवा, मेरी माताएं बहनें महिलाएं और मेरे किसान भाई बहन। बार बार जाति संख्या बदलने के बावजूद भाजपा ने वर्ग को मोदी के अनुसार तन मन धन के साथ प्रचारित किया। आपको आश्चर्य तब होगा जब अमित शाह को सुनेंगे। शाह ने तो एक तरह से फैसला ही सुना दिया। भाई और बहनों, ये कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आधार पर राज किया। मोदी जी ने देश में से जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया। इन्होंने 4 ही जातियां बना दी। पहली जाति गरीब, दूसरी जाति युवा, तीसरी जाति किसान और चौथी जाति माताओं बहनों की, महिलाओं की चौथी जाति बनाकर 4 ही जातियों में देश को बांट लिया।
अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों कहा कि कश्मीर में जोश और हरियाणा में होश से दूर दिखे मोदी जी। इसके लिए इस वीडियो को देखिए। जनता पार्टी की सरकार बनी मोरारजी भाई के नेतृत्व में, तब मंडल आयोग बना। लेकिन फिर कांग्रेस आ गई और मंडल कमीशन की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी गई। इसके बाद राजीव जी ने भी अपनी सरकार में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलने दिया। जब केंद्र में भाजपा के समर्थन से अटल जी की सरकार बनी, तब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। वीपी सिंह की सरकार बनी, अटल जी के जनसंघ ने, भाजपा ने समर्थन किया था। भाजपा के समर्थन से अटल जी की सरकार बनी, भाजपा जनसंघ ने, भाजपा ने समर्थन किया। यहाँ मोदी जी ने केवल होश ही नहीं खोया, वह कमाई भी खो दी, जिसके बल पर भाजपा 2 सीट से उछलकर समर्थन देने योग्य बनी। मंडल बनाम कमंडल किसको नहीं याद है? कौन नहीं जानता है कि भाजपा के पोस्टर पर आरक्षण का आधार आर्थिक होता था। इसमें भाजपा के दिग्गजों का संघर्ष भी था और सिद्धांत भी। लेकिन राहुल गांधी के जवाब देने के चक्कर में मोदी जी ने पीढ़ियों के संघर्ष और सिद्धांत को झुठला दिया। जहां तक आरक्षण पर राहुल गांधी के बयान का सवाल है, तो उसके लिए मोहन भागवत के इस बयान को सुन लीजिए, जो संशोधन का दूसरा और तीसरा संस्करण है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको आरक्षण के बारे में कुछ लगता है, हम बोलते हैं क्या होगा, हो अल्लाह होगा, और क्या एक बार वही था ना, वही था। हमारा क्या बिगड़ा? हमको लेना ही नहीं है कुछ, तो हमारा क्या जाने वाला है? हमको पॉपुलैरिटी भी नहीं चाहिए, ऐसे अनसंग के लोग हैं। परंतु उनको 10 बार विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सारा मामला विषय है ना, वो विषय से भटक ही गया ना। अभी मैं यहां आया कल, तो मैंने सुना एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करके अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है, और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए।